गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लहासा की ओर पाठ कर रहे थे। इसमें अब तक हमने तिब्बती समाज के बारे में जाना, लेखक और उसके साथी सुमति के बारे में जाना और उसके साथ ही डांडा थोड़ला के बारे में जाना, जो तिब्बत का सबसे दुर्गम स्थान माना जाता है। लेखक और उसका साथी सुमति डांडा थोड़ला को पार कर रहे हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो ऊंचाई थी, चढ़ाई थी, 16-17 हज़ार फीट की थी। लेखक और उसके साथी के लिए मुश्किल हो रहा था बिना घोड़ों के चढ़ाई करना, क्योंकि उनके पास सामान भी था। तो लेखक ने अपने साथी से कहा कि अब जो है घोड़े कर लिए जाएं। दूसरे दिन घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चलने लगे। डांडे से पहले एक जगह पर चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। यानी लेखक और उसके साथी जो थे, इनकी दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, मतलब वहाँ पर ना बर्फ़ की सफ़ेदी थी, ना किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के, ये यहाँ पर प्रश्न पड़ता है कि डांडे के देवता का स्थान कहाँ था और इसको किस तरह से सजाया गया था। तो इसको, ये जो है सबसे ऊंचे स्थान पर था डांडे में, और पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से इसे सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। हम पहाड़ पर चढ़ते हैं या कहीं पर भी चढ़ते हैं, चढ़ाई मुश्किल होती है, लेकिन उतरते टाइम उतना ज़ोर नहीं आता। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के लेखक का घोड़ा जो है धीरे चलने लगा। लेखक को लगा कि शायद चढ़ाई की थकावट है और इस कारण से वह ऐसा कर रहा है, लेकिन लेखक उसे मारना भी नहीं चाहता था। इस तरह से लेखक धीरे धीरे पिछड़ता गया और अपनी मस्ती में झूमता हुआ चला गया। लेखक को पता ही नहीं लग रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब जोर देने लगता तो थोड़ा और सुस्त पड़ जाता। एक जगह पर दो रास्ते फूट रहे थे, क्योंकि लेखक का साथी जो था आगे निकल चुका था, और यहाँ पर लेखक को प्रॉब्लम ये हुई कि दो रास्ते थे, लेखक गलत रास्ते पर 1.5-2 मील चला गया। एक तो घोड़ा सुस्त चल रहा था, ऊपर से गलत रास्ते पे चला गया। आगे एक घर आया तो वहाँ पूछने पे पता चला कि जो लंकार का रास्ता था वो दूसरा था। वापिस 1.5 मील चल कर आया, उस रास्ते को पकड़ा, और शाम के 4-5 बजे तक मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति वहाँ पर इंतज़ार करते हुए मिले। सुमति जो थे मंगोल थे जाति से, और उनका मुंह वैसे लाल होता है, और इस समय तो लेखक लेट आए हैं तो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि 2 टोकरी जो है कंडे मैंने फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म कर चुका हूँ मैंने। लेखक कहता है कि लेट आने का कारण था, तो बड़ी नरमी से कहा कि मेरा कसूर नहीं है मित्र, मेरा घोड़ा देखो कितना सुस्त है। मैं तो 4-5 बजे तक आ गया, ठीक है, मुझे तो उम्मीद थी रात को पहुंचूंगा। लेकिन सुमति जो जितनी जल्दी उसको गुस्सा आता था उतनी जल्दी ठंडा हो जाता था। लेखक का कारण उसे सही लगा और वो शांत हो गया। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। वहाँ उन्होंने चाय सत्तू लिया पहले, और रात को थुक्पा, वहाँ की डिश कह सकते हो, वो उन्हें खाने को मिली। अब लेखक और उसके साथी तिहारी के जो विशाल मैदान था उसमें थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिहारी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, मतलब जहाँ पर भी सुमति और लेखक पहुँचते वहाँ पर उसके जानकार, उसके यजमान उनसे मिल जाते थे। सुमति कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे, ताबीज़ कह सकते हो, अपने पास रखते थे, जो कभी ख़त्म नहीं होते थे, और अपने यजमानों को कहते कि ये कपड़ा मैं बोध गया, जो स्थान है बुद्ध धर्म का पवित्र स्थल, वहाँ से लाया हूँ। वो कपड़ा ख़त्म हो जाता तो भी सुमति कोई भी कपड़ा लेते और उससे वो गंडे बनाने शुरू कर देते और वहाँ के लोगों को देते। यहाँ से थोड़ा सा हमें पता लग रहा है कि तिब्बती समाज में उस समय गंडे ताबीज़ों के प्रति आस्था थी, मतलब लोग अंधविश्वासी थे।
यहाँ पर सुमति अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, लेकिन लेखक ने उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर लेखक के पास करने को कोई काम नहीं था। और लेखक को लगा अगर सुमति चले गए यहाँ से तो कम से कम 1 हफ्ते तक वापस नहीं आने वाले। इस 1 हफ्ते के लिए लेखक के पास कोई करने का काम नहीं था। तो सुमति को लेखक ने कहा कि मैं लहासा पहुँचने के बाद आपको रुपए दे दूँगा। सुमति मान गया, स्वीकार कर लिया। इससे थोड़ा सा सुमति के चरित्र के बारे में पता लगता है कि वो लालची प्रवृत्ति का था। दूसरे दिन हमने बरिया मतलब कुली कह सकते हो, बाहर ढोने वाला जो होता है, उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई मिला नहीं। तो सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बज गए बरिये को ढूंढने में। और ऐसे में तेज़ धूप आ गई। तिब्बत की जो धूप होती है ना, बहुत कड़ी होती है। यद्यपि मोटे से मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप में जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। मतलब इस तरह की तीखी धूप होती है वहाँ पर। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया, चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चले गए। तिब्बत में जो ज़मीन है वो छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी हुई है। इन जागीरों का ज़्यादातर हिस्सा मठ जो बौद्ध विहार होते हैं ना, उस स्थान को कहते हैं, उनके हाथ में है। और अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद करता है, जिसके लिए मज़दूर उसे बेगार मतलब बिना मेहनताने के जो मज़दूर, आपको मज़दूरों को कुछ भी बदले में नहीं देना, वो मुफ्त में आपके काम कर जाएंगे, वो बेगार होती है में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु भेजा जाता था, और जागीर के आदमियों के लिए वो किसी राजा से कम नहीं होता था। शेखर की खेती का जो मुखिया था भिक्षु, उसका नाम नमसे था। बड़े ही भद्र पुरुष थे, सबसे प्रेम से मिलते थे। लेखक कहता है कि उस समय हमारा वेश ऐसा नहीं था कि हमसे इतना आदर से सम्मान से मिलना चाहिए, क्योंकि लेखक पहली बार की ही बात हो रही है और यहाँ भिक्षु के रूप में थे। तो फिर भी उन्होंने बहुत सम्मान किया। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद, भगवान बुद्ध के जो वचन हैं उनका की अनुवाद की हुई जो है हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक ने अपना आसन वहीं लगा लिया। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, और एक एक पोथी 15-15 शेर, मतलब शेर किलो का ही रूप होता है, किलो से थोड़ा कम होता है। पहले प्राचीन टाइम में जब किलो अस्तित्व में नहीं आया था, किलोग्राम, उस समय शेर से ही जो है नाप तोल होता था। अगर आप अपने बुज़ुर्गों से पूछोगे तो शेर का वो मीनिंग बता देंगे आपको। से कम नहीं थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। इस समय लेखक पुस्तकों के भीतर था, मतलब लेखक वो पुस्तकें पढ़ना चाहता था, इसलिए उन्होंने सुमति को कहा कि आप जाइए। वह दूसरे दिन चले गए। लेखक को लगा कि 2-3 दिन में आएंगे, लेकिन उसी दिन शाम को वो वापस आ गए। लेखक ने भिक्षु नमसे से विदाई ली, अपना अपना सामान लिया और चल पड़े। तो ये हमारा पाठ था जिसमें हमने तिब्बत की यात्रा के बारे में, लेखक की लहासा की यात्रा के बारे में पूरे विस्तार से जाना। आपका दिन शुभ हो।